सबसे करीबी और भरोसेमंद माने जाने वाले अमित शाह ने आज दूसरी बार केंद्रीय गृह मंत्री के बतौर जो है अपना कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले 2019 में भी वो केंद्रीय गृह मंत्री रह चुके हैं। ये दूसरी बार है, ये उनकी दूसरी पारी है। अगर वो एक साल और निकाल लेते हैं बतौर केंद्रीय गृह मंत्री तो वो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग केंद्रीय गृह मंत्री हो जाएंगे। ऐसा जो है सरकारी फाइल्स में उनका नाम जो है वो दर्ज हो जाएगा। कांग्रेस के जो गोविंद बल्लभ पंत थे और बीजेपी के एल.के. आडवाणी जो हैं उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री 6 साल रहकर अपनी भूमिका जो निभाई थी। राजनाथ सिंह 5 साल रहे थे और इससे पहले अमित शाह भी 5 साल रह चुके हैं। लेकिन अगर वो 1 साल और रह जाएंगे तो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री के नाम से वो जाने जाएंगे। उनका नाम जो है वो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज नीता के रडार पर हम बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री और उनके सामने चुनौतियों की, जब वो अपना दूसरी बार अपना कार्यभार उन्होंने संभाला है। उनके आगे क्या क्या मुद्दे हैं, क्योंकि होम मिनिस्ट्री जो है सबसे संजीदा मिनिस्ट्री होती है। कहते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो जो है वो होम मिनिस्ट्री होता है। हालांकि अगर हम बात करें कि किस तरह से ओहदे होते हैं तो प्रधानमंत्री के बाद होम मिनिस्टर का ओहदा जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर हम बात करें केंद्रीय गृह मंत्री की तो जो उनकी पहली बारी थी उन्होंने काफ़ी जो हैं अच्छे कदम उठाए अपनी सरकार के लिए। जो उन्होंने नीति और नियम लेकर आए थे उन्हें लागू कराने में काफ़ी मदद की मोदी सरकार की। लेकिन अब मोदी 3.0 में उनके आगे क्या क्या चुनौतियां रहेंगी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल उन्हें उत्तर के राज्य से आ रही है, नॉर्थ मोस्ट राज्य से आ रही है, यानी जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में जब 2019 में धारा 370 हटाई गई थी तो ये दावा किया गया था कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत वो वहाँ पर काम करेंगे और आतंकवाद जो है वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमने देखा पिछले 1 महीने में 2 बड़े हमले जो हैं वो जम्मू रीजन में हो चुके हैं। 5 मई को भी पुंछ के एरिया में वहाँ पर हमला हुआ था जिसमें एयरफोर्स के कॉन्वॉय पे अटैक किया गया था, जिसमें एक एयरफोर्स का कर्मी जो है वो मारा गया था और 4 जो हैं वो घायल हुए थे। ये एरिया जो है वो साउथ ऑफ पीर पंजाल पड़ता है। और अभी हमने 2 दिन पहले देखा, यानी रविवार को एक जो बस थी जो श्रद्धालुओं को लेकर जा रही थी वो उसके ऊपर आतंकियों ने अटैक किया और इतना बुरा अटैक किया कि 9 लोग जो हैं, जो श्रद्धालु जो हैं वो मारे गए और 33 जो हैं वो घायल हुए। ये लंबे समय से जो एक आतंक का दौर चल रहा है जम्मू कश्मीर में, उसमें शायद बहुत समय बाद ऐसा जो एक इंसिडेंट है सामने आया है जिसमें श्रद्धालुओं को अटैक किया गया है। तो ये एक चुनौती होगी केंद्रीय गृह मंत्री के सामने कि किस तरह से वो आतंकवाद पर अपना जो लगाम लगाने में जो है कामयाब होते हैं। हम यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि मई 5 और जो 2 दिन पहले इंसिडेंट हुआ है, ये दोनों टेरर इंसिडेंट के पीछे लश्कर का जो एक सामने का एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है TRF, उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दोनों आतंकियों गतिविधियों में ली है। यहाँ पे ये भी बताना बहुत अहम होगा क्योंकि अमरनाथ यात्रा जो है वो 29 जून से शुरू होने वाली है। तो ऐसे में श्रद्धालुओं के ऊपर जो अटैक हुआ है काफ़ी संजीदा बात है और काफ़ी सेंसिटिव बात मानी जा रही है। जितनी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं अब उनका ध्यान अमरनाथ यात्रा की तरफ चला गया है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा जो है वो ऐसी यात्रा होती है जिसमें पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर की रियासत जो है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें शामिल होते हैं, क्योंकि यात्रा एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाती है। तो ऐसे में श्रद्धालुओं को किस तरह से सिक्योर किया जाएगा, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होगा सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने भी और होम मिनिस्ट्री के सामने भी। दूसरा बड़ा मुद्दा जो जम्मू कश्मीर को लेकर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि सितंबर 2024 से पहले वहां पर चुनाव करवाने हैं, असेंबली के चुनाव करवाने हैं। तो होम मिनिस्ट्री जो है वो एक रोड मैप जो है वो तैयार करेगी और किसके कैसे वहां पर चुनाव किए जाएंगे। और एक जो प्रॉमिस केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा के पटल से किया था कि जो राज्य का दर्जा है वो जम्मू कश्मीर का बहाल किया जाएगा, जब 2019 में राज्य का दर्जा छीना गया था, वो किस तरह से बहाल किया जाएगा, क्या रोड मैप रहेगा। तो ये बहुत बड़ी चुनौतियां जो हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री के सामने रहेंगी। दूसरी बड़ी चुनौती जो है वो उत्तर पूर्व से आएगी। वो मणिपुर का अगर हम बात करें, मणिपुर वायलेंस की अगर हम बात करें, पिछले 1 साल से हमने देखा है
कि मणिपुर किस तरह से जल रहा है और तमाम कोशिशें केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकार की के बावजूद भी जो हिंसा का स्तर है वो वहाँ पर खत्म नहीं हो रहा है। अब तो ये देखने में आया है कि जो एरियाज़ जहाँ पर पहले वायलेंस नहीं होता था वहाँ पर भी अब वायलेंस जो है वो शुरू हो गया है। इसका केस अगर हम एग्जांपल आपको दें तो ये जिरबाम डिस्ट्रिक्ट जो है, जो सटा हुआ है असम के साथ, वहाँ पे अब वायलेंस शुरू हो गया है। हालांकि यहाँ पे दोनों कुकीज़ भी रहते हैं और मैतीज़ भी रहते हैं, वहाँ पे एथनिक क्लैशेस जो हैं वो शुरू हो गए थे। ये चिंता की बात है, मणिपुर के लिहाज से चिंता की बात है। वहाँ पे ये भी जो लोग वहाँ पर जाते हैं, जो सिक्योरिटी रिलेटेड लोग वहाँ पर तैनात हैं या जो रिपोर्ट्स केंद्रीय गृह मंत्रालय को देते हैं, तो वो साफ करते हैं कि जो एक टसल है केंद्र सरकार और राज्य सरकार में वहाँ पर साफ दिखाई पड़ती है। क्योंकि राज्य सरकार का कहना है कि जो एक स्पेशल एडवाइज़र केंद्र सरकार कुलदीप सिंह ने वहाँ पर भेजा है, सारे जो हक हैं, इख्तियार हैं, जो पावर्स हैं, वो सारी सेंट्रिक उनके पास है। राज्य सरकार अपनी तरफ से कोई भी अकेले अपने आप फैसला नहीं ले पाती है, जिसके चलते ये जो इस तरह के हिंसा के जो पॉकेट्स में जब हिंसा होती है तो वो कार्रवाई नहीं कर पाती है। दूसरी जो डीजीपी हैं वहाँ के, वो भी केंद्र के कहने पे वहाँ पे उनकी नियुक्ति हुई थी कि राज्य सरकार को फ्री हैंड नहीं मिला था डीजीपी नियुक्त करने में भी, तो उसके ऊपर भी सवाल जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। यहाँ पे हम आपको ये भी पॉइंट आउट करके बताते हैं कि कल जो आरएसएस के मुखिया हैं मोहन भागवत, उन्होंने एक टिप्पणी की थी और उन्होंने बोला था कि जो मणिपुर में हिंसा है वो ख़त्म होनी चाहिए क्योंकि वो बहुत लंबे समय से चल रही है। तो ऐसे में मणिपुर एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट रहेगा केंद्रीय गृह मंत्री के लिए। साथ में जो रिपोर्ट्स होम मिनिस्ट्री तक पहुंचती हैं उसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि जो टारगेटेड एक्सटॉर्शंस हैं वो अभी भी वहाँ पर चल रहे हैं। जो हथियार छीने गए थे पुलिस वालों से, पुलिस कर्मियों से, वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। बावजूद इसके कि केंद्रीय गृह मंत्री ने अपील की थी वहाँ के लोगों को कि आप अगर हथियार दे देंगे तो आपके खिलाफ कोई केस रजिस्टर नहीं होगा, लेकिन हथियार अभी वापस नहीं आए हैं, जिसके चलते ये एक्सटॉर्शंस भी हो रही हैं और इस तरह के वायलेंस जो हैं वो हो रहे हैं। तो ये मणिपुर का जो इलाका है, ये दूसरा बड़ा चैलेंज रहेगा केंद्रीय गृह मंत्री के लिए। तीसरा जो एक थिएटर है वो है सिख मिलिटेंसी का। हमने देखा है कि जो भारत के रिलेशनशिप है कनाडा से किस हद तक जो है वो ख़राब हो गए हैं। टेंशन्स दोनों देशों के बीच में है खालिस्तानियों को लेके, क्योंकि भारत का कहना है कि खालिस्तान को कनाडा जो खालिस्तान मूवमेंट को कनाडा जो है वो शय दे रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो रेडिकलिज्म और सेशनिज्म या फिर कहें अलगाववाद किस तरह से पनप रहा है पंजाब में, उसका हवाला देते हुए कई रिपोर्ट्स जो हैं वो केंद्र सरकार तक भेज चुकी हैं। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज रहेगा कि किस तरह से वहाँ पे जो एक ग्रोइंग रेडिकलिज्म है उसके ऊपर कैसे जो है वो काबू पाया जा सके। ये एक तीसरा बड़ा चैलेंज रहेगा केंद्रीय गृह मंत्री के सामने। चौथा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू लॉज। आपको याद होगा कि पिछले साल केंद्रीय गृह मंत्रालय 3 कानून जो है वो लेकर आया था, जिसमें भारतीय न्याय संहिता थी, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता थी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम थे। ये तीनों कानून जो हैं वो इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इंडियन एविडेंस एक्ट को जो है वो रिप्लेस करेंगे। ये पास हो गए थे लेकिन लागू इन्हें हर एक राज्य में 1 जुलाई से होना था। कई राज्य जो हैं वो रेड फ्लैग कर चुके हैं क्योंकि ये मॉडर्न कानून है, टेक्नोलॉजी बेस्ड कानून है। तो किस तरह से वो इसे लागू करेंगे, क्योंकि वहाँ के पुलिस वालों को इसकी ट्रेनिंग भी नहीं मिली हुई है और साथ में उनके पास पैराफर्नेलिया भी नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा केंद्रीय गृह मंत्रालय के आगे कि किस तरह से वो ये कानूनों को लागू कराने में राज्यों की मदद करते हैं। 5वां बड़ा मुद्दा जो रहेगा वो साइनो इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट का है। अगले 5 साल में ये क्रूशल जो एरिया है उसमें भारत क्या अपना रुख रखता है, उसे लेकर नॉर्थ ब्लॉक क्या रुख रखता है, जो सिक्योरिटी के जो लोग देखते हैं, जो इस इशू को देखते हैं, वो किस तरह से इस इशू को आगे ले जाएंगे, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा रहेगा साइनो इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा होम मिनिस्ट्री के आगे। छठा बड़ा चैलेंज जो है वो है यूसीसी का रोल आउट। यूनिफाइड जो एक लॉ लेकर आई है जो उत्तराखंड में जो पास हो गया था, लेकिन बोला गया था उसी की टेम्पलेट में अलग अलग राज्यों में भी ये पास कर दिया जाएगा। लेकिन अब क्योंकि ये अब मोदी सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है, मिली जुली सरकार है, तो ऐसे में क्या केंद्रीय गृह मंत्री इस कानून को उन राज्यों में पास
जो हैं वो करवा पाएंगे, लागू कर पाएंगे, क्या वहाँ पे चालू करवा पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा मोदी सरकार के सामने कि वो अपना एजेंडा, जो मोदी 2.0 का एजेंडा था, वो किस तरह से मोदी 3.0 में इसे लागू करते हैं। सातवां बड़ा चैलेंज है माओइस्ट वायलेंस। केंद्रीय गृह मंत्री हमेशा ये दावा करते रहते हैं कि अगले 2 से 3 सालों में जो माओइज्म है वो पूरे देश से ख़त्म हो जाएगा। अगर हम केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट्स का हवाला दें तो उसमें बोला जाता है कि 70% जो है वो डिक्लाइन हुआ है। बाकी किस तरह से जो ऑपरेशंस है लगातार, क्योंकि इस तरह के ऑपरेशंस जो हैं करते रहना होगा, तो ये भी एक बड़ा चैलेंज रहेगा होम मिनिस्ट्री के सामने। 8वां बड़ा चैलेंज है नागा पीस अकॉर्ड। ये अकॉर्ड हमेशा से ही कंट्रोवर्सी में रहा है। कई जो हैं स्ट्रैटेजिस्ट आए और कईयों ने अपना दांव खेला, लेकिन ये अभी तक इसका कोई हल जो है वो नहीं निकल पाया है, जिसके कारण कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पे शांति नहीं हो पा रही है। तो किस तरह से पीस को नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ में रिस्टोर किया जाएगा और किस तरह से नागा पीस टॉक्स को आगे लेके जाया जाएगा, ये भी होम मिनिस्ट्री के आगे बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। 8वां जो एक सबको जो एक इफ़ेक्ट करेगा वो है सेंसस का मुद्दा, क्योंकि भारत सरकार ने कहा था कि इलेक्शन के कारण वो सेंसस जो है वो नहीं करवा पा रहे हैं, लेकिन अब हमने देखा क्योंकि ये मिली जुली सरकार है और कई राज्य जो हैं कास्ट सेंसस की बारे में भी बात जो है वो कर रहे हैं और कह रहे हैं कास्ट सेंसस भी होना चाहिए। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अब देखने वाली बात होगी किस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री सभी एलाइज को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लेकर आते हैं। उन्हें चाणक्य माना जाता है, तो अपनी चाणक्य नीति का वो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और कंसेंसस बना पाते हैं और कब ये सेंसस को रोल आउट करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा होम मिनिस्ट्री के सामने। और 10वां बड़ा मुद्दा है विमेन रिजर्वेशन बिल का, क्योंकि ये तभी आ सकता है जब सेंसस कंप्लीट हो जाएगा। तो जब तक सेंसस नहीं होता तब तक जो है वो विमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो नहीं आ सकता। और जो एक विमेन रिजर्वेशन नारी शक्ति जो है वो वंदन अधिनियम जो पास हुआ था, जिसे इम्प्लीमेंट करना है 2026 से पहले, वो तभी पास होगा जब सेंसस होगा, जब डीलिमिटेशन होगा। तो हर एक चीज़ की कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो ये भी एक चैलेंज रहेगा केंद्रीय गृह मंत्री के सामने। जिन्होंने आज कार्यभार अपना संभाला है उन्हें चाणक्य माना जाता है, तो माना जा रहा है कि वो हर एक प्रॉब्लम से, हर एक पॉलिसी के तहत पॉलिसी जो है वो मोदी सरकार की इम्प्लीमेंट कराने में कामयाब होंगे। और क्योंकि चाणक्य है, नीति उनकी हमेशा जो है उनकी फेवर में रहती है, तो वो कोई ना कोई हल ज़रूर निकाल लेंगे। लेकिन ये 10 बड़े चैलेंज हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय और ख़ास करके जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह के सामने, क्योंकि उन्हीं की वो किस तरह से इन चैलेंजेस को डील करते हैं उसी पर निर्भर रहेगी कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3.0 की सरकार आगे कैसे चलती है। तो शुक्रिया दोस्तों, आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।